हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस का अपना एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, क्लास 10th के साइंस का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, और वो भी पहला चैप्टर है जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है। आप लोग इससे थोड़ा बहुत रूबरू होंगे ही, जिसका कि नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले ही आपको थोड़ा बहुत एक बात बतला देना चाहता हूँ साइंस के बारे में। वो ये है कि जो एनसीईआरटी खुद भी आपसे उम्मीद करता है कि आप इस पर जोर दें। हम लोग फैक्ट्स आर नॉट द साइंस, इस बात को नहीं समझ पाते हैं और क्या करते हैं, अपने समय को बर्बाद करते हैं। समय को बर्बाद कैसे करते हैं? देखिए दोस्तों, फैक्ट्स आर नॉट द साइंस। आप जब इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर केमिकल रिएक्शन और सामने में दिखेगा इक्वेशन। तो आप अपने मन से सोचेंगे क्या कि भाई साहब रट लो इसके टाइप्स, क्या करो इसके टाइप्स देख लो और 4 इक्वेशन देख लो, आपका कहानी हो गया ख़त्म। जबकि आप उस गहराई में तब भी नहीं उतर पाएंगे जो एनसीईआरटी आपसे चाह रहा है। ठीक है ना? तो आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, रीडिंग बिटवीन द लाइंस। क्या करना होगा? रीडिंग बिटवीन द लाइंस। आपको गहराई में उतरना होगा, समझना होगा कि आखिर होता क्या है रिएक्शन, आखिर होता क्या है इक्वेशन। तो दोस्तों, आपका तलाश अब लगभग ख़त्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि आप सही जगह पर पहुंच चुके हैं। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में जो केमिकल रिएक्शन है, जो केमिकल इक्वेशन है, एक्चुअली में होता क्या। ठीक है दोस्तों, तो बिना समय बर्बाद किए हुए, बिना इधर उधर की बातें किए हुए हम लोग बढ़ते हैं आगे। और फैक्ट्स तो होगा ही, ऐसा नहीं कि फैक्ट्स नहीं होगा, फैक्ट्स तो पार्ट ही हैं। लेकिन केवल फैक्ट्स का यदि आप रट रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आप साइंस को पढ़ रहे हैं, तो सॉरी टू से यू आर ऑलरेडी ऑन द रॉन्ग ट्रैक। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने इस केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशंस के चैप्टर को। ठीक है दोस्तों, आप पीडीएफ्स के लिए और बाकी सभी चीज़ों के लिए चिंता ना करें। सारा कुछ ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में आपको जो टेलीग्राम चैनल प्रोवाइडेड किया गया उसमें आपको मिल जाएगा आपका इस वीडियो से रिलेटेड जो भी पीडीएफ है। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं अपने इक्वेशन पर, अब आते हैं अपने इस चैप्टर पर। चैप्टर हमसे क्या कहते हैं, चैप्टर को पहले तोड़ते हैं। देखिए 2 शब्दों में लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है आपको कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए क्या होता है केमिकल रिएक्शन और क्या होता है केमिकल इक्वेशन। यदि मैं आपको छोटा छोटा बात समझाने की कोशिश करूँ तो आप क्लास 9th में कुछ कुछ बात पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? यदि मैं आपसे पूछूं क्लास 9th का एक छोटा छोटा सा टॉपिक, तो आपको एटम याद है? एटम जो क्लास 9th में आप पढ़े होंगे। आपको मॉलिक्यूल्स याद है? मॉलिक्यूल्स, MOLECULES, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आपको एटम याद है, आपको मॉलिक्यूल्स याद है। यदि आपको यह छोटा छोटा बात याद है तो आप बहुत हद तक उसके नज़दीक पहुंच चुके हैं। देखिए एटम क्या होता है? एटम होता है हाइड्रोजन। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मॉलिक्यूल्स होता है H2Cl2। ठीक है, H2O, यह मॉलिक्यूल्स है। आप इतना छोटा छोटा बात तो जानती हैं। H2SO4, यह क्या मॉलिक्यूल्स है? तो यह मॉलिक्यूल्स है भाई, यह एटम है। अब रिएक्शन क्या है? रिएक्शन क्या है और क्यों? समझ पा? रिएक्शन क्या है और क्यों? पहले इसको हम छोटा छोटा तरीके से देखते हैं। देखिए वाई रिएक्शन, सबसे पहले आप जानने की कोशिश करेंगे वाई रिएक्शंस। वाई रिएक्शंस, तब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे। वाई रिएक्शन, रिएक्शंस आखिर होता क्यों? देखिए होता क्या है, जो कोई भी मेरे पास एलिमेंट है, जो कोई भी मेरे पास एलिमेंट है, एलिमेंट चाहे वह हाइड्रोजन हो, चाहे वह क्लोरीन हो, आप सबसे पहले देखिए क्या कीजिए, आपको तो याद होना चाहिए कहाँ से, 1 से लेकर के 20 तक, एटलीस्ट 1 से लेकर के 20 तक आपके पास जितने भी 20 एलिमेंट है, वह 20 एलिमेंट तो आपको याद होने ही चाहिए। तो मैं उसी 20 एलिमेंट में से कुछ कुछ एलिमेंट आप लोगों के सामने रखता हूँ। यह रहा हाइड्रोजन, यह रहा क्लोरीन, यह रहा सल्फर, यह रहा ऑक्सीजन। ठीक है, यह सभी एलिमेंट्स हैं। यह सभी एलिमेंट्स क्या अपने फ्री स्टेट में रहता है? जी नहीं दोस्तों। फ्री स्टेट में रहने का मतलब क्या हुआ? क्या यह इसी स्टेट में अवेलेबल है? नहीं। यह किस स्टेट में अवेलेबल रहता है? यह रहता है मॉलिक्यूल्स के स्टेट में अवेलेबल। ठीक है, यह किस स्टेट में रहता है? मॉलिक्यूल्स के स्टेट में अवेलेबल। समझ पा रहे हैं दोस्तों? यदि यह मॉलिक्यूल्स के स्टेट में अवेलेबल है तो अब इसको रिएक्शन करने का ज़रूरत ही क्यों है? देखिए रिएक्शन का एक्चुअली में ज़रूरत बस इसीलिए पड़ जाता है, क्यों? क्योंकि
कोई भी एलिमेंट हमेशा अपने स्टेबल स्टेट में रहना चाहता है। किस स्टेट में रहना चाहता है? स्टेबल स्टेट में। स्टेबल स्टेट क्या है? स्टेबल स्टेट क्या है? देखिए क्या होता है स्टेबल स्टेट। आप लोगों को एक छोटा सा जो नॉबल गैस है वह तो याद होगा है। नॉबल गैस जो कि हीलियम हुआ करता था, नियॉन हुआ करता था, आर्गन हुआ करता था, ठीक है। क्रिप्टन, जेनन, रेडन, इस तरीके का एलिमेंट्स तो आपको याद है ही। यदि मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछूं तो फिर आपको क्या कहेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? यदि मैं इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछूं KLM, देखिए दोस्तों, यदि आपको ढंग से समझना है तो आपको गहराई में उतरना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या होगा, गहराई में उतरना ही पड़ेगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2 है। इसके की ऑर्बिट में कितना रहेगा? 2। नियॉन, इसका एटॉमिक नंबर कितना है दोस्तों? इसका एटॉमिक नंबर कितना है दोस्तों? 10 है। इसका एटॉमिक नंबर 10 है तो पहले ऑर्बिट में कितना? 2। दूसरे ऑर्बिट में कितना? 8 इलेक्ट्रॉन। जो फिर मेरे पास आर्गन है, इस आर्गन के पास एटॉमिक नंबर कितना? 18। 2 हो गया, 8 हो गया और 8 हो गया, इस तरीके से। अब देखिए स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? यदि आप स्टेबिलिटी का मतलब जानना चाहेंगे तो स्टेबिलिटी का मात्र सिंपल सा मतलब ये होता है, स्टेबिलिटी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि कोई भी एलिमेंट अपने आउटर स्टेट में क्या इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर पाया, क्या इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर पाया। यदि वह अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर पाया है तो हम क्या बोलेंगे, भाई साहब वह एलिमेंट स्टेबल है। वह एलिमेंट क्या है? स्टेबल है। और हमारे पास कुछ ही एलिमेंट है जो कि स्टेबल है, बाकी सभी एलिमेंट तो स्टेबल है नहीं। वह स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं? रिएक्शन। अब आया मेरे लाइफ में रिएक्शन। क्या आया? रिएक्शन। देखिए मैं फिजिकल रिएक्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ। जो मेल्टिंग आप सुने होंगे कि भाई साहब आइस से वाटर हो गया, वाटर से फिर भाई साहब क्या हो गया, गैस बन गया, फिर उस गैस को आप क्या कर लिए, कंडेंस करके बना करके किस में लेकर के चले, लिक्विड में। वो फिजिकल रिएक्शन, वो फिजिकल चेंज, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। हमारा जो अभी पार्ट ऑफ कंसर्न है वह केमिकल चेंज, जो कि आप बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, इरिवर्सिबल होता है, एनर्जी का रिलीज होता है, यह सभी चीज़ें उन 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 सेक्शंस को अभी हम कवर करना चाहते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले आप समझ लिए कि रिएक्शन होता है क्यों। रिएक्शन होने के पीछे वजह ये है कि जो कोई भी मेरे पास एलिमेंट है, चाहे वह कोई भी, यहाँ पर भी मान करके चलिए कि मैं अभी एलिमेंट ले रहा हूँ सोडियम, मैं अभी एलिमेंट ले रहा हूँ क्या, क्लोरीन, ठीक है। यदि भी मेरे पास ये दो एलिमेंट हो गया, कौन सा एलिमेंट है, सोडियम हो गया और क्लोरीन, मान लेते हैं इस सोडियम और क्लोरीन को। क्या सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है, यदि आप सोडियम का एटॉमिक नंबर पढ़ जाएंगे तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। इसका यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आप पाएंगे 2 है, 8 है और 1 है, ठीक है। क्लोरीन का यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा उसका एटॉमिक नंबर जो कि 17 है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2 है, 8 है और 7। तो बताइए दोस्तों कि क्या इन सभी एलिमेंट्स में क्या आपको आउटर मोस्ट में स्टेबिलिटी दिख रहा है दोस्तों? क्या आउटर मोस्ट में स्टेबिलिटी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन का कमी है, कितना इलेक्ट्रॉन का कमी है, 7 इलेक्ट्रॉन का। और उसके पास आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन का कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन का। तो यह जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से इसको दे देने का कोशिश करेगा, तब जाकर के इसके पास यह वाला हो जाएगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और यह किसके नज़दीक पहुंच जाएगा, स्टेबिलिटी के। यह देखिए, क्या यह इस एलिमेंट के स्टेबिलिटी स्टेट को नहीं अचीव कर पा रहा है, इसके जैसा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो रहा, नियॉन के जैसा सोडियम का। जी हाँ, यदि यह इलेक्ट्रॉन क्लोरीन, एक एक्स्ट्रा क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो क्या इसका स्टेबिलिटी इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पास नहीं पहुंच जाएगा। आर्गन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 288, उसके आसपास पहुंच जाएगा और वैसा ही पहुंच जाएगा, और तब जाकर के वह भी खुद को स्टेबल कहलाएगा। समझ पा रहे? तो यह है मेन वजह रिएक्शन का। समझ पा? तो रिएक्शन का मात्र एक सिंगल सा वजह है, द वन एंड ओनली रीज़न फॉर द केमिकल रिएक्शन, द ओनली रीज़न फॉर द केमिकल रिएक्शन इज, the only reason for the chemical reaction is to achieve the stability, to achieve the stability। अब सवाल ये है
कि स्टेबिलिटी का मतलब तो आप समझ पा रहे हैं कि स्टेबिलिटी यहाँ पर अचीव होता कैसे है, स्टेबिलिटी यहाँ पर अचीव होता कैसे है, आइदर बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ पा रहे। तो यही तो तरीका है यहाँ पर क्या स्टेबिलिटी को अचीव करने का। यदि आप स्टेबिलिटी कुछ इस तरीके से अचीव कर पा रहे हैं, मतलब कोई भी एलिमेंट यदि इस तरीके से स्टेबिलिटी को अचीव कर पा रहा है, तो वह बस एक ही काम करेगा, वह क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो आप समझ पा रहे हैं दोस्तों कि आखिर इस यूनिवर्स में केमिकल रिएक्शन का वजह क्या है। केमिकल रिएक्शन का सिंपल सा वजह मात्र ये है कि सभी एलिमेंट स्टेबल नहीं होता है। जो कुछ भी एलिमेंट स्टेबल होता है वह है नोबल गैस। तो उस नोबल गैस के जैसा ही हम लोग आसपास के एलिमेंट्स को स्टेबल होते देखते हैं। कैसे? बाय द केमिकल रिएक्शन। और उस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, या तो गेन होता है इलेक्ट्रॉन का, नहीं तो लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का। समझ पा रहे हैं दोस्तों। तो अब यदि आपसे हम सिंपल सा यह सवाल पूछें कि रीज़न बिहाइंड द केमिकल रिएक्शन, आप आसानी से कह पाएंगे। अब जैसे ही आप यह देख रहे हैं कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो जो सिंपल सा पिक्चर आपके सामने निकल करके आएगा वह क्या आएगा कि बताइए क्या एक ही एलिमेंट बार बार पार्टिसिपेट करेगा केमिकल रिएक्शन में? नहीं, वह तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट हो सकता है पार्टिसिपेट कर सकता है केमिकल रिएक्शन में। और इसी तरीके से मेरे पास वेराइटीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, वेराइटीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है। अब देखिए, जो आपसे एनसीईआरटी चाह रहा है, वह एनसीईआरटी सिंपल सा चीज़ आपसे क्या चाह रहा है कि आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं। यदि आप इस पूरे पार्ट को ढंग से पढ़िएगा तो आप समझ पाइएगा कि केमिकल रिएक्शंस के पीछे जो कुछ भी वह कहना चाह रहा है। ये देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ द डेली लाइफ, वी थिंक व्हाट हैपन। क्या होता है, मिल्क इज लेफ्ट एट द रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, आयरन नेल एक्सपोज टू द ह्यूमन एटमोसफेयर। यह सब चीज़ें वो बतलाना क्या चाह रहा है कि क्या आप कुछ समय के बाद जब उसको देखते हैं, उस फेनोमेना को देखते हैं, तो क्या इन सभी चीज़ों में आपको कुछ बदलाव नज़र आता है? जी हाँ। जो पहला कंडीशन था, यदि आप मिल्क को पहले कुछ समय के लिए पहले छू लें और कुछ समय के बाद आकर के देखें समर कंडीशन में, तो वह मिल्क क्या होता है, वह फट जाता है। किसको? डे टू डे लाइफ में उसको क्या बोलते हैं, फट जाना। और जब वह मिल्क फटता है तो उसके पीछे इसी चैप्टर के नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि मिल्क का एसिडिटी लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है। ठीक है, फूड कुक्ड, वहाँ पर भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है। समझ पा रहे हैं? फूड गेट डाइजेस्टेड यहाँ पर, वहाँ पर भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है। तो एनसीईआरटी का ये बहुत बेहतरीन अंदाज है कि वह आपको सोचने पर मजबूर करता है। समझ पा रहे हैं? और यदि आप सोचने पर मजबूर नहीं हो पा रहे हैं, तो देखिए दोस्तों, आप फिर फैक्ट्स को ही रटते रह जाइएगा। मैं बार बार कहता हूँ, फैक्ट्स को मत रटिए। फैक्ट्स तब आपके काम आएगा जब आपके पास कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। चलिए, अब यदि केमिकल रिएक्शन आप समझ लिए हैं, तब आते हैं सीधे मुद्दे पर। ये देखिए, छोटा सा आपके सामने किया गया एक क्या है, एक एक्टिविटी जो शायद हो सकता है आपकी स्कूल में भी करवाया जाए। यह क्या है, मेरे पास मैग्नीशियम, यह मेरे पास रहा मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12 होता है। यह मैग्नीशियम है। इस मैग्नीशियम को क्या करवाया जा रहा है, इन एयर कलेक्शन में मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया जा रहा है। ठीक है ना, अब ये देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, MgO। बताइए, क्या इस मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने में क्या कोई रिएक्शन पार्टिसिपेट किया होगा? जी हाँ, रिएक्शन तो हुआ ही होगा। विदाउट रिएक्शन यह पॉसिबल है भी नहीं। यहाँ पर इसके पास ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पर ऑक्सीजन आया, मतलब एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ ही होगा। और जब तक एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ होगा, तब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि भाई साहब मैग्नीशियम ऑक्साइड एग्जिस्टेंस में आ जाए। ठीक है ना, तो अब हम लोग जो चीज़ जिस जगह पर पहुंच चुके हैं, वह जगह ये है कि समझ पाएँ कि केमिकल रिएक्शंस में एक्चुअली में होता क्या क्या। ठीक है ना, यह तो आपके पास एक्टिविटी था जो बतलाया गया था। ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक्चुअली में केमिकल रिएक्शंस में जो प्रॉपर्टी होता है, जो नेचर होता है केमिकल रिएक्शंस का, वो एक्चुअली में होता है क्या। मतलब यदि सपोज कीजिए कि आपके पास कुछ फेनोमेनाज हो रहा है, ठीक है ना, कुछ फेनोमेना हो रहा है, क्या उस फेनोमेना में से आप यह कह पाएंगे कि यहाँ पर जो भी कोई भी फेनोमेना हुआ, जो कोई भी इवेंट हुआ, क्या वो केमिकल रिएक्शन हुआ क्या? अब जैसे कि मैं बोलूँ, यदि मैं आपके पास वाटर को बॉयल कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, वाटर को बॉयल कर रहा हूँ। यदि मैं वाटर को बॉयल कर रहा हूँ, तो क्या आप कहेंगे कि भाई साहब वहाँ पर कोई रिएक्शन हुआ है? आप कह पाएंगे कि वहाँ पर कोई रिएक्शन हुआ है?
क्यों? क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ तो इवेंट हुआ, कोई ना कोई चेंज तो आया, लेकिन क्या वह चेंज केमिकल रिएक्शन कहलाने लायक है भी कि नहीं? समझ पा? तो इस चीज़ को जानने के लिए, पहचानने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होता है, किसका? केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, केमिकल रिएक्शन का क्या होता है? कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज हम देखेंगे क्या होता है? चेंज होता है। किसमें? स्टेट में। अब स्टेट तो आप लोग जानते हैं कितना होता है? स्टेट कितना होता है? 3 टाइप का स्टेट होता है। कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड और गैस। यदि आपके पास सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है और आपका कौन सा स्टेट है? गैस स्टेट है। यदि इस स्टेट में चेंजेस आ रहा है, स्टेट में चेंज आने का मतलब क्या हो? यदि कोई भी सब्सटेंस पहले सॉलिड था, बाद में क्या हो रहा? लिक्विड हो जा रहा, या फिर लिक्विड से गैस हो जा रहा, या फिर इन सभी में से किसी भी जिस स्टेट में हुआ क्या हो रहा? चेंज हो रहा, तो हम उसको क्या बोलेंगे भाई साहब? कि वहाँ पर कुछ ऐसा कंडीशन जनरेट हुआ जिस कंडीशन के कारण हम लोग उसको कहेंगे कि वहाँ पर एक रिएक्शन हुआ। ठीक है, अब इसको आप कुछ इस तरीके से देखिए। मान लेते हैं यहाँ पर कि आपके पास एक रिएक्शन हो रहा है। ठीक, देखते हैं वहाँ पर एक रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन देखिए कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, यदि आप एक छोटा सा काम करें, वह छोटा सा काम यह कर लें कि आप ले लें एक आयरन। क्या ले लें? आयरन। अब यदि उस आयरन में आप H2SO4 को रिएक्ट करवा दें, ये मेरे पास आयरन है, यह मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, यह क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। यदि ये आयरन और यह क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। यदि सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको यदि आप रिएक्ट करवाएंगे तो फिर आप पाएंगे कि भाई साहब यहाँ पे क्या बन गया? फेरस सल्फेट, FeSO4 + H2। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ना इस साइड आपके पास गैस था, ना इस साइड आपके पास गैस था। आपके पास गैस कहीं था ही नहीं, आपके पास गैस कहीं था नहीं। यहाँ पर आपके पास क्या लिबरेट हो गया? गैस लिबरेट हो गया। यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट हुआ और लिबरेशन ऑफ गैस हुआ। तो यह एक प्रॉपर्टी है किसको जानने का? यह एक प्रॉपर्टी है किसको जानने का? कि भाई साहब वहाँ पर एक रिएक्शन हुआ है जिसका कि नाम है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन। एक और भी हम आपको रिएक्शन यहीं पे बतला रहे हैं, मान करके चलिए। यदि हम यहाँ पे रख दें Fe + CuSO4, अब जो यहाँ पर आपके पास रिएक्शन होगा वह क्या होगा? वह होगा आपके पास CuSO4 अलग हो गया, वह क्या हो गया? FeSO4। वह क्या हो गया? FeSO4 + Cu। देखिए, यदि मेरे पास यहाँ पर Fe था, ये CuSO4 था, ये FeSO4 और ये Cu हो गया। इसका नाम है कॉपर सल्फेट, इसका नाम है फेरस सल्फेट। फेरिक नहीं, फेरस सल्फेट। ध्यान देंगे। जो दूसरा प्रॉपर्टी है, पहला प्रॉपर्टी तो भाई साहब चेंज ऑफ स्टेट हो गया। ठीक है, कहीं यहाँ पर कुछ गैस नहीं था, यहाँ पर गैस हो, गैस लिबरेट हो, वो भी कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर चेंज ऑफ कलर होता है। यदि आप इसके कलर पर जाएं तो इसका कलर होता है ब्लू। क्या होता है? इसका कलर होता है ब्लू। लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे तो भाई साहब इसका कलर हो जाता है ग्रीन। क्या हो जाता है? इसका कलर हो जाता है ग्रीन। अब देखिए, जो चेंज ऑफ कलर है यह भी आपको बता रहा है कि वहाँ पर एक क्या हुआ? रिएक्शन हुआ। वहाँ क्या हुआ? रिएक्शन हुआ। और यदि आप चेंज ऑफ कलर को भी सेंस कर पा रहे हैं तब पर भी आप समझ पाएंगे कि वहाँ पर कि क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है। और इन दोनों तरीक़ों से यदि आप बेहतरीन तरीका जानना चाहें कि आखिर और भी कुछ तरीका हो, जी हाँ, और भी कुछ तरीका, वह तरीका देखिए क्या। NCERT आपके पास कुछ कुछ और भी प्रोसेस सामने में रखता है। वह प्रोसेस क्या है? देखिए, सबसे पहला बात कि भाई साहब इवोल्यूशन गैसेस हुआ। जी हाँ, गैसेस हो रहा है इवोल्यूशन। चेंजेज इन कलर, कलर में चेंज होता है। जी हाँ, कलर में चेंज हुआ था। कौन सा कलर था? इनिशियली कुछ कलर रहा होगा, बाद में कुछ कलर रहा। ठीक है, आप ये इस दोनों का एग्जांपल देख लीजिए। कलर में बदलाव हो रहा, जी हाँ, कलर में बदलाव हो रहा। गैसेस इवोल्यूशन हो रहा है, गैसेस। अब ये चेंज इन टेम्परेचर का क्या लेना देना? देखिए, चेंज इन टेम्परेचर का क्या लेना देना? टेम्परेचर यदि दिमाग में आता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक छोटा सा वर्ड आता होगा जिसको कि कहते हैं हीट। क्या कहते हैं? हीट। हीट सुन, हीट और टेम्परेचर, इसका कुछ लेना देना। देखिए, टेम्परेचर चेंज होने का मतलब हीट का चेंज होना। छोटा सा लेमन टर्म में समझ सकते हैं। यदि हम टेम्परेचर में चेंज कर रहे हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि भाई साहब वहाँ पर हीट में भी हम चेंज कर रहे हैं? किस में चेंज कर रहे हैं? हीट में भी हम चेंज कर रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं। यदि हम हीट में बदलाव ला रहे हैं तो हीट तो अपने आप में एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है।
यदि वहाँ पर एनर्जी चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पर एनर्जी में चेंज हो रहा है, तो हीट में चेंज हो रहा है। यदि हीट में चेंज हो रहा है और एनर्जी में चेंज हो रहा है, तो क्या सच में वहाँ पर स्टेबिलिटी में भी चेंज हो रहा हो? क्यों? स्टेबिलिटी का तो सीधा सा लेना देना एनर्जी से। यदि टेम्परेचर में चेंज हो रहा तो भाई साहब हीट में भी चेंज हो रहा होगा, और हीट में चेंज हो रहा तो स्टेबिलिटी में चेंज हो रहा होगा। और केमिकल रिएक्शन का तो पर्पस ही यही होता है कि किसी भी तरीके से हमको क्या पहुंच जाना, स्टेबिलिटी में पहुंच जाना। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल आप देखिए। हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे आपके घर में जब कभी चूना हो रहा होता है, चूना समझते हैं, वाइट वॉशिंग, ठीक है, वाइट वॉशिंग समझते होंगे। और जब आप वाइट वॉशिंग देखते होंगे तो फिर आप एक छोटा सा चीज़ देखते होंगे कि आपके घर में एक कैल्शियम ऑक्साइड, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवा दिया जाता है। तो फिर क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को जो वाटर से रिएक्ट करवाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। और फिर जो आपके पास बन जाता है उसको कहते हैं स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल 2। ठीक है, यह है क्विक लाइम, क्विक लाइम, और यह है स्लैग्ड लाइम। क्या है, स्लैग्ड लाइम। समझ पा रहे हैं दोस्तों, यह है स्लैग्ड लाइन। अब यदि आप यहाँ से यहाँ पहुँच रहे हैं तो फिर आपको इसमें चेंजेस ऑफ टेम्परेचर भी दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा, चेंजेस ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा कम था, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा। आप ऐसे भी देखिए, अगर यदि घर में आपके पास चूना हो रहा होगा और यदि आप इस चूने को पानी में मिला रहे होंगे तो फिर आपको यह एडवाइस दिया जाता होगा कि कृपया उस पानी से दूर नहीं, हो सकता है आप पक जाएंगे। ठीक है ना, तो वह उसके पीछे वजह क्या है, उसके पीछे सिंपल सा वजह मात्र यही है कि वहाँ पर हीट रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है। हम यह कह सकते हैं कि भाई साहब यदि हीट रिलीज हुआ तो इसमें से हीट रिलीज हो रहा है तो इसका एनर्जी डाउन हुआ होगा, इसका एनर्जी डाउन होगा। यदि इसका एनर्जी डाउन हुआ होगा तो क्या यह खुद स्टेबल हुआ होगा? समझ पा रहे हैं, एनर्जी डाउन होने का मतलब ही होता है स्टेबिलिटी को अचीव करना। समझ पा रहे हैं, एनर्जी डाउन होने का मतलब यही होता है कि भाई साहब वो कहाँ पहुँची, हम स्टेबिलिटी को अचीव कर लिया। तो सारा खेला किसका है साहब, स्टेबिलिटी को अचीव करने का। ठीक है, तो अब आप एग्जाम्पल से तो समझ ही रहे होंगे कि आपके पास कुछ कुछ एग्जाम्पल्स आ रहा गया। देखिए, यदि आप क्लास 10th में एक्सेल करना चाहते हैं तो केमिस्ट्री वाले सेक्शन में आप विदाउट इक्वेशन बात नहीं कीजिएगा। आपको एग्ज़ाम में बहुत सारा ऐसा पिछले ईयर का ही हम यदि मैं आपको क्वेश्चंस पेपर दिखलाऊंगा इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि विदाउट केमिकल इक्वेशन यदि आप एक भी आंसर कर रहे हैं, विदाउट केमिकल इक्वेशन यदि आप एक भी आंसर कर रहे हैं तो दोस्तों आप आंसर के नज़दीक नहीं पहुंच पाइएगा। आंसर के नज़दीक पहुंचने का मतलब क्या, आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं और यदि आपको मार्क्स ही नहीं मिल रहा है तो पर्पस कहाँ अचीव हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा काम यह करना है कि आपसे जब कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए, आपको उस क्वेश्चन के बाद क्या करना है, आपको करना है आंसर। क्या करना है, आंसर। और आंसर कैसे, विथ केमिकल इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, विथ केमिकल इक्वेशन। विदाउट केमिकल इक्वेशन आपको आंसर नहीं करना है। ठीक है, विदाउट केमिकल इक्वेशन आप आंसर करने का कोशिश भी मत कीजिएगा। चलिए, तो अब आपको क्या क्या समझ में आ गया। सबसे पहले यदि हम आपसे प्रॉपर्टी पूछें तो आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। प्रॉपर्टी क्या है, यह 4 प्रॉपर्टी है। ठीक है, वैसे होता तो फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट भी है, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट का मतलब क्या होता है, प्रिसिपिटेट का मतलब ये होता है जब कभी भी आप किसी दो चीज़ को रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, इनसॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल सॉल्यूट का फॉर्म हो से, इनसॉल्यूबल सॉल्यूट उसमें क्या हो जाता है, बन जाता है। यदि आप दो लिक्विड को मिला रहे हैं तो आप इमेजिन कीजिए कि एक सॉलिड का फॉर्मेशन हो रहा है। समझ पा रहे हैं, यदि आप दो लिक्विड को मिला रहे हैं और यदि आपको एक सॉलिड का फॉर्मेशन हो जाए तो फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक 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 इनसॉल्युबल सॉल्यूट का फॉर्मेशन हो रहा है और उसी को हम लोग प्रिसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है ना, तो जब कभी भी प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाए तब पर भी हम क्या बोलेंगे, वहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुआ। ठीक है, चलिए, अब यदि आप इतना बात समझ पा रहे हो तो ये देखिए उसी सब का टाइप का आपके पास रिएक्शन दिया गया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक ग्रेनुल। ये सल्फ्यूरिक एसिड को जब आप जिंक के साथ रिएक्शन करवाइएगा, H2SO4 है, H2SO4 यदि आप यहाँ पर रिएक्शन करवाइएगा तो फिर आपको मिलेगा कैसा रिएक्शन। देखिए, इस रिएक्शन को मैं लिख ही देता हूँ तब ज़्यादा बेहतरीन सा समझ में आएगा। देखिए, यदि मेरे पास H2SO4 है, H2SO4 और इसके सामने क्या है, जिंक, मेरे पास क्या बन जाएगा, ZnSO4। ठीक है,
और यहाँ पर मेरे पास क्या रहेगा H2। आपको यहाँ से समझाने की क्या कोशिश किया, आपको यहाँ से समझाने की बस यही कोशिश किया गया कि भाई साहब इवोल्यूशन ऑफ गैसेस हो रहा है। क्या हो रहा है? इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, ठीक है ना। तो आपको यदि एनसीईआरटी ढंग से नहीं आप पढ़ पा रहे हैं, ढंग से आप नहीं जानने का कोशिश करें कि एनसीईआरटी आपसे क्या चाह रहा है दोस्तों, आप थोड़ा मुश्किल में पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी पढ़ने का आदत डाल दीजिए, एनसीईआरटी ही सारा कुछ है, ठीक है ना। पहले एनसीईआरटी फिर बाद में कुछ, ठीक है। चलिए आते हैं अब अपने असली मुद्दे पर। यह तो बात समझ में आ गया भाई साहब प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल। सबसे पहले हम क्या देख ली, दो चीज़ देख ली। क्या देख ली कि वाई केमिकल रिएक्शन, वाई केमिकल रिएक्शन, उसके पीछे वजह क्या था, उसके पीछे वजह था स्टेबिलिटी, उसके पीछे वजह क्या था स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी यदि हमसे कोई पूछे तो इसका मतलब क्या भाई साहब, लो एनर्जी, लो एनर्जी, लो एनर्जी यदि आपके पास है तो भाई साहब उसका क्या है स्टेबिलिटी है। अब कहाँ कहाँ हो रहा होगा, प्रॉपर्टी यदि हमसे कोई पूछे तो प्रॉपर्टी यदि हमसे कोई पूछे तो हम उसके पीछे प्रॉपर्टी भी कुछ कुछ बतला देंगे। वह 3-4 प्रॉपर्टी है, वह 3-4 प्रॉपर्टी आपके सामने यहाँ पे साफ शब्दों में लिख दिया गया। चेंज हो रहा है स्टेट, चेंज हो रहा है कलर, इवोल्यूशन हो गैसेस, चेंज इन टेम्परेचर, आप ये सब कुछ बात बतला देंगे। और यदि आप कुछ और भी समझाना चाहें तो उसको बतला दीजिए। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है इनसॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है दोस्तों। तो यह आपका एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन रहा इस बात को जानने के लिए कि आखिर यदि मेरे से कोई पूछ ले कि केमिकल इक्वेशन यह कुछ कुछ प्रॉपर्टी बताओ कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कैसे होता है, तो आप यहाँ तक तो उसको ढंग से एग्जामिनर को समझा ही देंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं एक केमिकल इक्वेशंस पर। यह आपको कुछ केमिकल इक्वेशन से समझाया गया। ध्यान देंगे दोस्तों, जब कभी भी केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो वह बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। कैसा लिखेंगे, बैलेंस्ड केमिकल। अब जैसे देखिए यह रिएक्टेंट है, यह क्या है रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट का मतलब क्या, वह दो चीज़ जो कि आपस में रिएक्ट करके कुछ बना रहा है, ठीक है। यदि यह दो रिएक्टेंट है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, यह दोनों आपस में क्या हो रहा है रिएक्ट हो रहा है, और रिएक्ट करके क्या बनाने की कोशिश कर रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जब कभी भी मिलेगा तो जो प्रोडक्ट मेरे पास बनेगा उसका मास बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मास बराबर। जैसे मान के चलिए मेरे पास मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बनेगा मेरे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सवाल ये है क्या यह बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड कहने का मतलब क्या कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट या फिर ये कहें मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। और यदि आप ये नहीं करके दे रहे हैं तो उसको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। एग्ज़ाम में यह अनएक्सेप्टेबल मिस्टेक है जो कि आप करके आते हैं, समझ पा रहे हैं। तो कृपया यह ना करें। यहाँ पर क्या करें, अब देखिए बैलेंस करने का सिंपल सा तरीका क्या होता है। आप बैलेंस कुछ इस तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 1, तो भाई साहब इसके आगे हम लगा देंगे 2, ठीक है। और यहाँ पर जैसे आप 2 लगाएं, आप देखिए मेरे पास यहाँ पर मैग्नीशियम 2 हो गया, तो इस साइड भी आप मैग्नीशियम को क्या करेंगे 2। देखिए आपको मैं फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पर यदि मैं एक उसी केमिकल इक्वेशन को लिखूँ, ये रहा मेरे पास मैग्नीशियम, ये रहा भाई साहब मेरे पास ऑक्सीजन, यह मेरे पास मैग्नीशियम ऑक्सीजन था और क्या बन गया मेरे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। देखिए यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ मैग्नीशियम कितना है 2, इसको इस होल को हम लोग क्या बोलते हैं रिएक्टेंट, इस होल को हम लोग क्या बोलते हैं रिएक्टेंट, और इस होल को हम लोग क्या बोलते हैं प्रोडक्ट, इस होल को हम लोग क्या बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। देखिए यदि मेरे पास यहाँ पर रिएक्टेंट में नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 2, लेकिन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 1, तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे। अब क्या करें, कलाकार बन जाए और यहाँ पर 2 लगा दें। क्या यहाँ पर 2 लगा देने से मेरा काम बन जाएगा। सवाल ये है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, तो जी नहीं दोस्तों, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, यदि आप ऐसा करेंगे तो फिर आप अपने आप में एक न्यू प्रोडक्ट बना दे रहे हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको न्यू प्रोडक्ट नहीं बनाना, आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट को या तो इंक्रीज करना है, समझ पा, आपको क्या करना, मात्र नंबर प्रोडक्ट को बढ़ा सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट नहीं बना सकते। जैसे देखिए यदि मेरे पास यह H2O है और हम H2O2 लिखें तो क्या दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है दोस्तों। यह वाटर यह एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, वह अभी आपके सिलेबस में है, समझ पा। हम
वह कर सकते हैं कि भाई साहब हम इस वाटर के नंबर को बढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पर 2 लगा सकते हैं, हम यहाँ पर 4 लगा सकते हैं, हम यहाँ पर 6 लगा सकते हैं। लेकिन यदि हम H2O7 बोल दें तो यह अपने आप में एक न्यू प्रोडक्ट है। अब ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है वो बात का बात है, समझ पा रहे हैं। तो हम न्यू प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट को बढ़ाएंगे सो दैट कि मेरे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हो, ठीक है। तो अब आते हैं अपने सवाल पर। सवाल हमसे क्या कहा गया है कि क्या हम इसको बैलेंस कैसे करें। देखिए बैलेंस करने का सिंपल सा तरीका, हम यहाँ पर मेरे पास रखा गया क्या, ऑक्सीजन, क्योंकि इधर ऑक्सीजन कितना है, 1, तो हम इस ऑक्सीजन को कैसे करेंगे, ये रहा 2। लेकिन यह करने के चक्कर में हमको यह बात समझ में आया कि भाई साहब इधर मैग्नीशियम हो गया दो, तो सिंपल सा बात है, कर दूँ इधर भी मैग्नीशियम दो। अब देखिए नंबर ऑफ रिएक्टेंट इन मैग्नीशियम वह भी 2 है, नंबर ऑफ मैग्नीशियम इन प्रोडक्ट वह भी 2 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट वह भी 2 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन प्रोडक्ट यह भी 2 है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो एग्जाम में आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। कैसा केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और तभी जाकर के आपको एक्चुअल में मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं अपने सवाल क्या हैं, या फिर आप ये कुछ कह लें कि चैप्टर में क्या कहा है, ठीक है। तो चैप्टर आपसे क्या कह रहा है, यह भी हो गया, हाँ ये देखिए यह भी हो गया राइटिंग केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका कुछ इसी तरीके का। केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे। क्या यह बैलेंस्ड है, नहीं। देखिए बुद्धिमान, देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। एनसीईआरटी आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप कलम उठाएं और करें, ठीक है ना। तो आपको भाई साहब करना होगा क्या, जिसको कि शुद्ध भाषा में बोलते हैं मेहनत। तो मेहनत कीजिएगा तो क्या होगा दोस्तों, आपको आएगा मज़ा, ठीक है ना। तो मेहनत आप कीजिएगा तभी आएगा आपको मज़ा। तो उस मेहनत के लिए आपको क्या होगा, समझना हो, ठीक है। अब देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यहाँ पे फिर से उसी केमिकल इक्वेशन को क्या किया है, बैलेंस किया गया। तो जो आप ऑलरेडी अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, यहाँ पर भी देखिए फिर से आपको उसी तरीके से समझा दिया। ये रहा मेरे पास जिंक, ये रहा मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड, ये रहा मेरे पास जिंक सल्फेट। देखिए कभी कभी इसका आपको कलर पूछ लिया जाता है, खैर बच्चे आगे आपको तो मैं डिस्कस कर ही दूंगा कि कलर होता क्या। यदि मैं इसका कलर की बात करूँ तो जिंक सल्फेट का कलर क्या होता है दोस्तों, जिंक सल्फेट का कलर होता है कलरलेस। क्या होता है, कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता है, ठीक है, इसका कोई कलर नहीं होता, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने एक्चुअल मुद्दे पर। क्या यहाँ पर जिंक और इधर जिंक, दोनों जगह जिंक बराबर, जी हाँ दोनों जगह जिंक बराबर, हाइड्रोजन दोनों जगह बराबर, सल्फेट दोनों। देखिए यह, अब जैसे कि आप कुछ इस तरीके से देखिए, यह रहा मेरे पास H2SO4, यह कुछ ऐसा है, ठीक है। कैसा है दोस्तों, H2SO4, H2SO4, यह मेरे पास कुछ ऐसा है। तो जब कभी भी आप इसको सेपरेटली पढ़ेंगे तो आप इसको कुछ इस तरीके से देखेंगे, H रहेगा 2 बार, सल्फेट को कुछ आप ऐसे पढ़ लीजिए, और जब आप इसको ऐसे पढ़ेंगे तो फिर आपको बैलेंस करना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब उसी इक्वेशंस को आप ढंग से देखिए तो आपको बैलेंस दिखता हुआ बहुत ही आसानी से, वो आपको बैलेंस करता हुआ दिख जाएगा। यहाँ देखिए जिंक मेरे पास कितना है, 1 बार, यहाँ पे जिंक मेरे पास कितना, 1 बार। होल सल्फेट मेरे पास कितना है, 1 ही बार, तो होल सल्फेट यहाँ पर मेरे पास है कितना, 1 ही बार। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 बार, हाइड्रोजन कितना है, 2 बार। तो इक्वेशन मेरे पास ऑलरेडी बैलेंस है। तो कभी कभी कैसा होता है कि इक्वेशन बैलेंस रहता है, कभी कभी इक्वेशन बैलेंस नहीं रहता, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा दूसरा इक्वेशन के पास, यह रहा मेरे पास क्या, आयरन, ये रहा मेरे पास वाटर। अब यदि यह मेरे पास है, यह मेरे पास क्या, Fe3O4, ठीक है। अब ये मेरे पास Fe3O4 है, और ये मेरे पास क्या, हाइड्रोजन है। क्या यह बैलेंस है, नहीं। यहाँ देखिए आयरन मेरे पास कितना है, 3 बार, आयरन मेरे पास यहाँ पर कितना, सॉरी यहाँ पर आयरन 1 बार, यहाँ पर कितना, 3 बार। तो अब इसको आप बैलेंस कैसे करेंगे, आप इसको यहाँ पर बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए तो छोटा छोटा तरीका से आपको यहाँ पर बैलेंस करने के लिए बतलाया गया। यह कलाकारी कैसे किया गया बैलेंस करने का, यहाँ पर ये देखिए ये आयरन रहा, ये उस होल आयरन में क्या किया, सॉरी ये आयरन, और ये इस होल वाटर में क्या किया, 4 मल्टीप्लाई कर दिया गया, जिससे कि नंबर ऑफ वाटर कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पर Fe3O4 हो गया, और यहाँ पर H2 हो गया। तो आप इतना दूर यदि घूमेंगे तो फिर आप क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, समझ पा रहे, आप क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो आपको छोटा छोटा तरीका लगाना है। देखिए यहाँ पर ये बैलेंस बुद्धिमान पहुँचे कहाँ तक है,
आप यहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक, ये देखिए ये पहुँचे आप। अब यहाँ पर उतना मत सोचिए, धीरे धीरे से पहले आप यहाँ पर देखिए कि क्या यदि यहाँ पर आयरन 3 था तो यहाँ पर आयरन भी पहले क्या इनिशियली 3 था। जी हाँ, देखिए ओरिजिनल इक्वेशन में क्या यह 3 था, यहाँ पर नहीं था। ओरिजिनल इक्वेशन जब आप देखेंगे तो यहाँ पर ओरिजिनल इक्वेशन, ये भी नहीं ओरिजिनल इक्वेशन, कहाँ जाओ साहब, ये रहा मेरे पास जब ओरिजिनल इक्वेशन, ये रहा मेरे पास ओरिजिनल इक्वेशन, यहाँ पर 3 था नहीं। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, ऐसे ही 3 लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ यदि ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कितना है, 4 है ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 4 है। हम यदि यहाँ पर 4 करने का कोशिश करें, मेरे पास यही मात्र एक तरीका बचता है, अरे भाई हो जा, यहाँ पर मेरे पास कितना ऑक्सीजन, यही बचता। लेकिन जब हम ऐसा करते थे मेरे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाता, 8 हो जाता। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या करेंगे, लो अच्छा, सिंपल सा तरीका, ठीक है। तो यही सब आप छोटा छोटा काम करेंगे जिससे कि आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो गया। ये देखिए इक्वेशन क्या हो गया आपका, बैलेंस हो गया, सिंपल इक्वेशन बैलेंस। तो आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही आंसर में लिखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ये एनसीईआरटी आपको कुछ ज़्यादा ही तौर तरीका से समझाया, ज़्यादा ही लंबा तरीका से समझा दिया, ठीक है। आप एक ही लाइन में आंसर करेंगे उसको, इतना 4 नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये सिंपल सा आप ऐसे ही करेंगे और ऐसे ही आप आंसर लिखेंगे, कैसे, ऐसे, ठीक है। चलिए, यदि आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीख गए हैं, केमिकल इक्वेशन होता क्या है वह सीख गए हैं, तब आप यह छोटा छोटा केमिकल इक्वेशंस को तो आप आंसर कर ही सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, यह दोस्तों मैं आपसे छोटा सा चीज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि आप यह होल बात अब तक जो मैं आपके साथ डिस्कस किया हूँ, यदि वह आप समझ पा रहे हैं तो आपके लिए यह सब कुछ अब एक मामूली सा सवाल रह गया। देखिए सबसे पहले, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन द एयर, ठीक है, मान लेते हैं बिफोर बर्निंग इन द एयर। तो यह सवाल एक सवाल, लेकिन यदि मैं इस सवाल को दूसरे तरीके से समझने का कोशिश करूं तो क्या यहाँ पर कोई रिएक्शन हो रहा होगा। जी हाँ, यहाँ पर तो एक रिएक्शन हो रहा होगा, उसी रिएक्शन का तलाश आपको करना है, किसका करना, उसी रिएक्शन का तलाश करना। सोचिए इस पर। अगला क्वेश्चन, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यह एनसीईआरटी का बहुत ही, एनसीईआरटी का नहीं या फिर सीबीएसई का नहीं, उसका एक बहुत मज़ेदार क्वेश्चन बार बार बनता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है आपसे। यह रहा हाइड्रोजन, यह रहा क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया, बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, सोडियम वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है। तो यह सभी इक्वेशन आपको इसी तरीके से, देखिए केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। कैसा, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आपसे कुछ इसी तरीके से डराने के लिए आपको क्या कर दिया जाएगा, बोलेगा भाई साहब एक केमिकल बीकर ए में रखा था, बीकर बी में कुछ दूसरा केमिकल रखा हुआ था, जिसको कि रिएक्ट करने पर सी बना, वह सी फिर किसी एक्स से रिएक्ट किया, जिससे कि फिर क्या रिलीज हुआ, डी रिलीज हुआ, और डी जब जेड के साथ रिएक्ट किया तब मेरे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। तो बताओ भैया सी कौन है, एक्स कौन है, डी कौन है, जेड कौन। यह उसका फेवरेट क्वेश्चन, समझ पा रहे देखेंगे हम लोग, डिस्कस करेंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। आज तो यह फर्स्ट सेशन है, तो इतना चिंतित नहीं होना है कि आप वहाँ तक कैसे पहुँच पाएंगे, आप ज़रूर पहुँचेंगे वहाँ तक। साथ बने रहिए, आप इससे भी ज़्यादा धुरंधर तरीके से आप केमिस्ट्री का धुआं निकाल दीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो मेरा मानना है कि मैं आपको इस पहले सेशन में छोटा छोटा तरीके से छोटा छोटा बात ही समझाया हूँ, तो ज़्यादा सेशन को बड़ा नहीं करते हैं। अगले दिन जब हम मिलेंगे तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस एक्सरसाइज को आसानी से बना लिए होंगे, और यदि नहीं बना होगा फिर मैं तो हूँ ही आपके साथ, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए जुड़े रहिए, अपना प्यार बन रहिए, और इस पीडीएफ के लिए, इस टॉपिक से जुड़े हुए रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए, इसके सॉल्यूशंस के लिए जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल से, जो कि डिस्क्रिप्शंस में ऑलरेडी प्रोवाइड है। तो दोस्तों अगले सेशन में इसी एनर्जी के साथ फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए थैंक्स।